वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। और आज हम बात करेंगे पीसीटी सेकंड लेक्चर की। पीसीटी सेकंड लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। प्रोटोजोआ हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए। आज का टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। देखिए, लोअर प्लांट और लोअर एनिमल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन हो। उसमें लोअर प्लांट और लोअर एनिमल को क्या प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर हम बाबू फाइलम पोरीफेरा की बात करें, किसकी पोरीफेरा की बात करें, तो नाम ही बता रहा है ये पोर बियरिंग होंगे। कैसे होंगे ये? पोर बियरिंग होंगे। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि इनके बॉडी में होल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इनके बॉडी में होल पाया जाएगा। पोर का मतलब होल होता है, यानी कि अगर कोई भी आपका जैसे इसमें मान लीजिए एक एनिमल है, क्या है? एनिमल है, तो यहाँ जगह जगह पर क्या पाया जाएगा? इनके पोर्स पाए जाएंगे। तो ये हो गए आपके पोर बियरिंग। और अगर हम इनमें बात करें जर्म लेयर का, क्या चीज़? जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमें पता है 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर बनती हैं। तो इनमें खाली और खाली मेसोडर्म नहीं पाया जाता, इनमें एक्टो और एंडोडर्म बनती हैं, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब खाली इसमें 2 जर्म लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म पाया जाता है प्लस एंडोडर्म पाया जाता है। यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखेंगे कि इसमें मेसोडर्म जो होता है, मेसोडर्म जो होता है वो क्या होता है बाबू बेटा? एब्सेंट होता है। ठीक, यानी कि मेसोडर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। अच्छा, अगर मेसोडर्म एब्सेंट होगा, आपको पता है मेसोडर्म कैविटी को ही हम लोग सीलोम बोलते हैं। अब वो सीडोसीलोम भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है? और आपका एसीलोमेट भी हो सकता है, और सीलोमेट भी हो सकता है। ओके, तो अब देखिए, जब इसमें मेसोडर्म है ही नहीं तो उसमें सीलोम की चर्चा हम करेंगे ही नहीं। ओके, अब देखिए सीलोम की जगह पर, इसमें सीलोम की जगह पर अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल का मास पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीज़ोहाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीज़ोहाइल बोलते हैं। ओके, अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं आपको, तो देखिए ये वाला एक्टोडर्म हो गया। ठीक, यानी कि कोई एनिमल था, उसको हमने कट किया। सामने से आपको हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। कोई एनिमल था, हमने कट किया। इसका देखिए सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग एक्टोडर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्टोडर्म बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए ये सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग एंडोडर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? एंडोडर्म बोल रहे हैं। अब ये देखिए आगे चल करके आगे वाले एनिमल में जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? एनिलिड पढ़ाएंगे, आर्थ्रोपोड्स पढ़ाएंगे, वर्टिब्रेट्स पढ़ाएंगे, तो आगे चल करके ये बीच वाला जो होगा आपको हम इसमें मेसोडर्म बताएंगे, लेकिन इसमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है। इसकी जगह पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास, यानी कि जो डिवाइड नहीं करता है, सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल पूरा इसमें ठसाठस भरी होती हैं, और इसी का नाम होता है मीज़ोहाइल। क्या नाम होता है इसी का? मीज़ोहाइल नाम होता है। ओके, तो आपका देखिए ये क्या हो गया? ये वाला लेयर हो गया एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर हो गई ये। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? एंडोडर्म, और बीच में क्या हो गया? इसके मीज़ोहाइल होता है। इसीलिए इसमें हम सीलोम की चर्चा नहीं करते हैं। तो ये पोर बियरिंग हो गए, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेसोडर्म एब्सेंट होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीज़ोहाइल बोलते हैं। ठीक, अब जरा इसमें ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो ये जो होते हैं, ये आपके सभी के सभी एनिमल जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर द एक्वाटिक इन नेचर। सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्वाटिक इन नेचर होते हैं। एक्वाटिक इन नेचर, और उसमें से भी मैक्सिमम जो होते हैं मैरीन इन नेचर होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मैराइन इन नेचर। ठीक, मैरीन में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं ये?
माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि खाली और खाली इनको माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी जो थोड़ा सा बड़े इसमें एनिमल होते हैं उनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ओके, जनरली, लेकिन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अगर हम इसमें बात करें डाइजेशन का, थोड़ा सा इनके लाइफ प्रोसेस के बारे में चलते हैं। अगर हम इसमें बात करें डाइजेशन का, तो डाइजेशन इनमें जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है डाइजेशन? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि एक सेल है, सेल के अंदर फूड चला जाएगा और फूड वैक्यूल बना लेगा। फूड वैक्यूल बनाने के बाद इसी सेल के अंदर डाइजेशन होगा। हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, पाइप में डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन इनमें क्या होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और देखिए, अब डाइजेशन की अगर हम बात करें और, तो डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन जो होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये फूड वैक्यूल के अंदर होता है, ओके। अब डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो गया, फूड वैक्यूल के अंदर हो गया। और फूड वैक्यूल के अंदर जो होता है, भगवान ने क्या दिया? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही क्या करते हैं? इस फूड का डाइजेशन करते हैं। अब डाइजेशन की बात अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, किसकी बात करें? रेस्पिरेशन की बात करें, तो इनमें रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। किससे होता है? जनरल बॉडी सरफेस से होता है, ओके। यानी कि ये आपका मान लीजिए एक सेल है। क्या है? ये एक सेल है। कोई भी, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स पाए गए, लंग्स पाए गए, इनमें कोई भी लंग्स वगैरह नहीं होता है। ये मान लीजिए इसका एक सेल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इसको ऑक्सीजन चाहिए। चारों तरफ क्या है? पानी है। तो पानी का ऑक्सीजन जनरल बॉडी सरफेस से, ये बॉडी का सरफेस है, ये खटाक से चलाएगा अंदर और CO2 चली जाएगी बाहर, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा हो रहा है। यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब देखिए, इनमें जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करके लिखेंगे कि इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन पोरीफेरा। देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम जो होते हैं पोरीफेरा में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? पोरीफेरा वाले एनिमल में पाया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपका, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम हम आपको बताएं, ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वाटर कैनाल सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है या वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछा जा रहा है। अगर आपसे वाटर कैनाल सिस्टम पूछा जा रहा है तो वो पोरीफेरा के मेंबर में पाया जाता है। अगर आपसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछा जा रहा है तो वो आपके इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्टारफिश वगैरह के अंदर ये पाया जाता है, ठीक। तो इसको हम डबल स्टार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डबल स्टार, हाईली इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है ये होता क्या है? तो अगर हम एक कोई एनिमल है, किसका? पोरीफेरा का कोई एनिमल है, ये मान लीजिए पोरीफेरा का कोई एनिमल है, इसको हमने इस तरीके से काट दिया। कैसे? हमने वर्टिकल काट के आपको सेक्शन दिखाएं। क्या दिखाएं आपको? अगर हम सेक्शन दिखाएं तो आपको कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए, कुछ ऐसे सिलेंडर टाइप का होता है और यहाँ पर आपकी सेल्स लगी होंगी। क्या लगी होंगी? ये पूरी की पूरी सेल्स लगी होंगी, ठीक। ये देखिए, पूरी की पूरी क्या लग गई है? पूरी की पूरी सेल्स के द्वारा ये लाइंड होता है। अब ये देखिए, ओके, इसका हमने क्या कर दिया? एक क्रॉस सेक्शन काट दिया। अब ये जो आपको जगह जगह पर छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, ये जो जगह जगह छिद्र दिखाई दे रहे हैं, होल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टिया बोलते हैं, ओके। और ये आपकी जो कैविटी, खाली जगह पूरी अंदर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आपको बोलते हैं इसको स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं?
सील कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टिया, छिद्र क्या हो गए, ऑस्टिया हो गए, और जो अंदर खाली जगह है स्पॉन्जोसील या स्पॉन्जोसील कैविटी, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और यहाँ पर जो ऊपर खाली स्थान दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरकुलम। क्या, ऑपरकुलम का मतलब ही होता है ढक्कन, क्या, लिड, ऑपरकुलम। तो ये हो गया ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑपरकुलम। तो यहाँ से एक आपका क्या चेन बन रहा, देखिए बाहर पानी होगा क्योंकि सभी के सभी बताया ना हमने मैरीन होते हैं, पानी यहाँ से अंदर एंट्री करेगा, ऑस्टिया से एंट्री किया, स्पॉन्जोसील कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में गया, और यहाँ से एंट्री करने के बाद ये ऑपरकुलम से बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से पूरा एक चेन बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। तो यही पूरा सिस्टम मिल करके आपका बनाता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक, ये हम आपको देखिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ। हम वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो 95% जिनके चांसेस हैं आने का एग्ज़ाम में, वरना हम इसमें तो पूरा 4 दिन लगा सकते हैं आपको पूरी फेरा पढ़ाने में। सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन सी सेल का क्या क्या नाम होता है। ओके, तो अब देखिए ये आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो बाहर की तरफ सेल्स होती हैं, जो बाहर की तरफ सेल्स होती हैं उनको जो है पिनैकोडर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिनैकोडर्म। क्या बोला जाता है, पिनैकोडर्म, यानी कि पिनैकोसाइट सेल्स होती हैं। और अंदर की तरफ जो सेल्स लाइनिंग होती है एंडोडर्म वाली, इनको बोलते हैं कोइनोडर्म। क्या बोलते हैं, कोइनोडर्म बोलते हैं। तो पिनैकोडर्म से याद आया पिनैकोसाइट, पिनैकोसाइट याद आया, पिनैकोसाइट सेल होती हैं। और कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। और हम आपको बताएं कोइनोसाइट सेल्स को ही कॉलर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलर सेल बोला जाता है। ओके, तो आपका ये कॉलर सेल, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिनैकोसाइट या पिनैकोडर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट आपका कोइनोडर्म या कोइनोसाइट्स होता है। तो आपको हम कोइनोडर्म या कोइनोसाइट सेल्स अगर दिखाएं तो कोइनोसाइट्स या कोइनोडर्म सेल्स जो होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें रूट्स की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये देखिए। और इसी में से क्या निकला होता है, इसी में से फ्लैजिला निकला होता है। क्या निकला होता है, इसी में से फ्लैजिला निकला होता है। और यही फ्लैजिला जब बीट करता है, क्या करता है, फ्लैजिला जब फड़फड़ाता है, बीट करता है, तो वाटर अंदर की तरफ आता है। अब ये देखिए यहाँ पर, यहीं पर समझ लीजिए कि यहाँ पर अंदर के द्वारा, अंदर में क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स का लगी होती हैं जिनका नाम होता है पिनैकोसाइट सेल्स। क्या, पिनैकोसाइट सेल या कॉलर सेल बोलते हैं। इनमें क्या निकला होता है, ऐसे फ्लैजिला निकला होता है। क्या निकला होता है, फ्लैजिला निकला होता है अंदर की तरफ। ठीक, ये अंदर की तरफ क्या निकला हुआ, फ्लैजिला। इन्हीं को बोलते हैं कॉलर सेल, कॉलर सेल। और इसी को बोलते हैं कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं या कॉलर सेल बोलते हैं। और इन्हीं कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल में जब क्या होता है, जब बीटिंग होता है, बीटिंग का मतलब होता है कि जब ये फड़फड़ाते हैं, क्या होते हैं, जब ये फड़फड़ाते हैं, जब ये अंदर की तरफ से फड़फड़ाते हैं तो तुरंत ऑस्टिया से पानी, क्या चीज़, तुरंत ऑस्टिया से पानी कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में, किसमें, स्पॉन्जोसील या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंट्री कर जाता है, स्पॉन्जोसील में। और तुरंत ये फिर बाहर कर दिया जाता है फड़फड़ाने की वजह से, किसके द्वारा, ऑस्कुलम के द्वारा, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो अब देखिए ट्रैक, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है भैया ट्रैक बताइए। ट्रैक का मतलब रास्ता पूरा बताइए कि रास्ता पानी कहाँ से एंट्री हो रहा, कहाँ से निकल रहा है। तो ये जो आउटर, ये जो आपका आउटर वाटर था, यानी कि जो बाहर का पानी था, वो सबसे पहले ऑस्टिया के द्वारा अंदर कर लिया जाएगा। और ऑस्टिया के द्वारा अंदर करने के बाद ये स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा। किस में जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा। उसके बाद फिर ऑस्कुलम में जाएगा। किस में जाएगा, ऑस्कुलम से फिर से ये आउटसाइड कर दिया जाएगा, यानी कि फिर से ये क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए
ये हो गया आपका पूरा ट्रैक, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका तीसरे नंबर पर काम किया है, चौथा नंबर और 5वें नंबर से पानी कहाँ चला गया, आउटसाइड चला गया। 5वें नंबर से पानी आउटसाइड की तरफ चला गया। ओके, इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए क्या होता है, आउटर वाटर और ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी अंदर कैसे गया, क्योंकि आपको पता है ऑस्टिया की दीवार पर क्या लगे होते हैं, कॉलर सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कॉलर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स सेल या कॉलर सेल बोलते हैं, जिनमें सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है, जिनके बीटिंग से, फड़फड़ाने से पानी अंदर चला जाता है। स्पॉन्जोसील में गया, ऑस्कुलम में गया, ठीक है, ऑस्कुलम से बाहर चला गया, आउटसाइड द बॉडी हो गया। अब आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ये पूरा वाटर कैनाल सिस्टम जो बन रहा, आखिर नेचर ने इसको बनाया क्यों। भाई कोई भी सिस्टम अगर बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ना। तो हम बताने जा रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। कभी कभी आपसे फंक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो लिखिए फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन, ये देखिए लोअर एनिमल है, अभी इतना उसका विकास नहीं हुआ है, इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो कैनाल सिस्टम के द्वारा भगवान ने क्या किया, पानी को अंदर करवा दिया। पानी को अंदर करवाने के बाद जो भी ऑस्टिया के द्वारा पानी अंदर जाएगा, किसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो आपका पानी जाएगा, वो उसमें जो होंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे जू प्लैंकटन्स होंगे, फाइटो प्लैंकटन्स होंगे उसमें, तो उनको वो क्या कर लेगा, उनको वो डाइजेस्ट कर लेगा। यानी कि एक तरीके से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, न्यूट्रिशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं, इसी के द्वारा ये डाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो छोटे छोटे जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन होते हैं बाहर, वो अंदर चले जाते हैं, ठीक, और उनके सेल के द्वारा ये जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन न्यूट्रिशन या डाइजेशन कर लिया जाता है। अब देखिए उस वाटर में, ये मान लीजिए वाटर है, क्या है ये, वाटर जो अंदर है, वो उसमें ऑक्सीजन भी तो होगा, उस सेल के द्वारा आपके ले लिया जाएगा और CO2 इसी में डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा, इसी में CO2 डाल दिया जाएगा, ठीक। यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ये भी किया जा रहा है, आपके रेस्पिरेशन भी किया जा रहा है। ऑक्सीजन से पानी गया अंदर तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन सेल के द्वारा ले लिया जाएगा और उसी में अपना वेस्ट मटेरियल CO2 छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए कि पोरीफेरा का एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है, क्या चीज़, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो पोरीफेरा का होता है वो होता है अमोनिया, क्योंकि ये पानी में रहते हैं। जनरली पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया ही होता है। ओके, अब देखिए अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल जो एक्सक्रीट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। अब देखिए इसी में लगातार इसमें अमोनिया भी बन रहा होगा, तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसी वाटर में छोड़ देगा जो वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंट्री किया था। ओके, तो इससे न्यूट्रिशन, डाइजेशन और आपका रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है कौन, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम का इतना फंक्शन याद रखिएगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन में ये क्या करता है, मदद करता है। ओके, तो आपके ये कैनाल सिस्टम की बात हुई। अच्छा, जल्दी से हम देख रहे हैं कैनाल सिस्टम जो होते हैं, कैनाल सिस्टम एक ही तरीके का नहीं होता है। कैनाल सिस्टम मेजर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन, कैनाल सिस्टम मेजर 3 तरीके के होते हैं। यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम में 3 टाइप होते हैं, एस्कान, साइकान और ल्यूकान। यानी कि टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन, एस्कॉन, साइकॉन और थर्ड वन इज द ल्यूकॉन। रैगॉन टाइप का भी होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सिलेबस में ज़्यादा यही पूछा जाएगा, एस्कान, साइकान, ल्यूकॉन। अच्छा, एस्कान टाइप का जो आपका सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, ये आपका सिंपलेस्ट टाइप का होता है। सबसे पहले भगवान ने इसी तरीके का
आपका सिस्टम बनाया। अब देखिए ये सिस्टम होता किस तरीके से है, ये एकदम सिंपल होता है, ठीक। भगवान जो भी पहले बनाते हैं एकदम सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के डिमांड के अनुसार वो क्या उसमें क्या होने लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी होने लगता है। क्या होने लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी होने लगता है। ये देखिए एकदम सिंपल है, तो इसको बोलते हैं एस्कॉन टाइप का, सबसे सिंपलेस्ट होता है। ओके, अब देखिए साइकान क्या होता है, साइकान इंटरमीडिएट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं ये, इंटरमीडिएट टाइप के, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए होता क्या था कि जो एस्कॉन टाइप में आपका वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता था, तुरंत कोई कीड़ा मकोड़ा है बाहर है, ये तुरंत पानी के साथ गया, ये तुरंत खटाक से निकल भी सकता है, यानी कि टाइम ही नहीं मिला कि इसमें ये फंस जाए। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई एस्कॉन टाइप वालों को। तो एस्कॉन टाइप वाले भगवान के पास गए, भगवान बोले, भगवान जो है कीड़े मकोड़े आते हैं जल्दी से फट से निकल जाते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एस्कॉन टाइप वाले में ही थोड़ा सा ऐसे इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया ताकि कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, ज़्यादा वो कांटेक्ट में रहें, ठीक है, ज़्यादा देर तक वो कांटेक्ट में रहे। ये देखिए ये क्या बन गया, अब कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ से एंट्री करेगा तो वो ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन करते करते तब न जाके यहाँ पे निकल पाएगा। तब तक तो उतने में क्या होगा, इतने में तो इसका काम तमाम हो जाएगा। काम तमाम होने का मतलब उतने में ये इसको कैप्चर कर लेगा। लेकिन यहाँ सिंपल था, सिंपली खट से भाग जाते थे बाहर। तो ये साइकान टाइप का है। और ल्यूकान टाइप का क्या होता है, इसमें भगवान ने और मॉडिफाई किया, ठीक। इसमें जो एनिमल्स आते हैं ल्यूकान वाले में, इन्होंने कहा कि भगवान हमको और एडवांस टाइप का दीजिए। तो ल्यूकान में लिखेंगे सबसे मोर एडवांस टाइप के होते हैं, सबसे ये एडवांस टाइप के क्या होते हैं, कैनाल सिस्टम होते हैं। अगर इसमें हम कैनाल सिस्टम में देखें तो कुछ इस तरीके के होगा, ये देख रहे हैं पूरा ये, ठीक है, पूरा ये एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है ये, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा बच के जा नहीं पाएगा। तो ये हो गया एस्कॉन, साइकान, ल्यूकान। एस्कॉन में याद कीजिए सबसे ये सिंपलेस्ट टाइप का होता है, साइकान जो होता है वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है, और ल्यूकान जो होता है वो सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कैसा होता है ये, एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो ये तो था टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। किसका, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। किसमें, पोरीफेरा के रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा के अगर हम रिप्रोडक्शन में देखें तो पोरीफेरा के एनिमल जो होते हैं, किसके, पोरीफेरा के जो एनिमल होते हैं, पोरीफेरा में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं वो दोस्त कैसे होते हैं, वो होते हैं सभी के सभी मोनोइसियस विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं पाया जाता, सारे के सारे मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब होता है बाईसेक्सुअल। क्या होता है ये, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इसी में मेल वाला भी पाया जाएगा और इसी में फीमेल भी पाई जाएगी, यानी कि उभयलिंगी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाईसेक्सुअल। अगर इसी में ये मेल पार्ट का बिहेवियर कर रहा है, यानी कि मेल गैमीट बना रहा है, इसी में क्या बन रहा है, फीमेल गैमीट भी बन रहा है। एक ही बॉडी के अंदर दोनों गैमीट बनेंगे, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मोनोइसियस बोला जाता है। या तो इसी को बोल दीजिए बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब दोनों सेक्स एक ही में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये अपना रिप्रोडक्शन जनरली रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली रेनी सीजन के अलावा, क्या बोला हमने, रेनी सीजन के अलावा ये आपका क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। यानी कि अगर विदाउट रेनी सीजन है, क्या है ये, विदाउट रेनी सीजन है, बरसात का दिन नहीं है, तब ये क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ये बनाएगा बाबू स्पोर। दोस्त क्या बनाएगा, ये स्पोर बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं,
जेम्यूल बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्पोर का नाम क्या होता है? जेम्यूल। तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देखिए जेम्यूल में ये करता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका कोई स्पॉन्ज है। क्या है ये? स्पॉन्ज। क्योंकि स्पॉन्ज जो होते हैं इसके जनरली मेंबर आने वाले जनरल मेंबर होते हैं। स्पॉन्ज के अंदर जितना भी आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला मटेरियल होता है अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा होता है? रेनी सीजन होता है। लेकिन रेनी सीजन के अलावा जितना भी वेदर होता है ये इसके लिए अनफेवरेबल होता है। तो ये अनफेवरेबल यानी कि विदाउट रेनी सीजन में क्या करता है? थोड़े थोड़े एक एक न्यूक्लियस, दो दो न्यूक्लियस लेकर के और उसके चारों तरफ क्या लेकर के? थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके क्या करता है? ये बना लेता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये देखिए ये बना लिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। तो ये ढेर सारे बन गए जेम्यूल। क्या बन गए? जेम्यूल बन गए। और जेम्यूल ऐसे ही पड़े रहेंगे। क्या होंगे? जेम्यूल आपके ऐसे ही पड़े रहेंगे। कहाँ पे पड़े रहेंगे? इस बॉडी के अंदर जेम्यूल ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसके बाद होगा क्या? जैसे ही इसके लिए रेनी सीजन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, ये जेम्यूल फिर से क्या कर लेंगे? फिर से एक नया स्पंज का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नए स्पंज का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, जेम्यूल के द्वारा होता है। अगर जेम्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें स्पिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देते हैं? हमको ऐसे स्पिक्यूल्स दिखाई देते हैं। ये इसको बोलते हैं जेम्यूल। ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? इसका मतलब रेनी सीजन में होगा। तो रेनी सीजन में देखिए इसके गोनैड्स डेवलपमेंट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? इसके गोनैड का डेवलपमेंट होने लगता है। गोनैड्स का डेवलपमेंट होगा। पहले से इसके गोनैड्स नहीं पाए जाते हैं। गोनैड डेवलपमेंट होने लगता है। पहले से इसके गोनैड्स नहीं पाए जाते। गोनैड्स का मतलब इसका ना तो मेल गैमीट वाली सेल्स होंगी ना तो फीमेल गैमीट वाली सेल्स होंगी जैसे। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आएगा वैसे ही जो टोटीपोटेंट सेल होती हैं, कौन सी सेल हमने बताया? टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल जो होती हैं वो आपके मेल और फीमेल गोनैड का फॉर्मेशन करने लगेंगे रेनी सीजन में। ठीक, ओके। यानी कि पहले से कोई भी गोनैड मेल और फीमेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, लेकिन टोटीपोटेंट सेल जो होती हैं रेनी सीजन में वो गोनैड डेवलपमेंट करने लगती हैं। और गोनैड डेवलपमेंट में मेल का भी गोनैड डेवलपमेंट करेंगी और फीमेल का भी गोनैड डेवलपमेंट करेंगी। अब देखिए, और मेल और फीमेल जो गोनैड्स बने, मेल से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। अब देखिए ये क्या होता है? ये सपोज कीजिए एक स्पंज है, ये सपोज कीजिए ये दूसरा स्पंज है। क्या है? ये दूसरा स्पंज है। इसमें क्या बनेगा? इसमें भी मेल आपका स्पर्म निकालेगा और फीमेल क्या? ओवम निकालेगी। इसका भी, ये दूसरा आपका क्या है? दूसरा स्पंज है, इसका भी मेल अपना स्पर्म निकालेगा और फीमेल क्या निकालेगी? फीमेल ओवम निकालेगी। अब देखिए इसी का मेल इसी के फीमेल से फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, यानी कि ऑटोगैमी ना हो जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। भगवान कभी नहीं चाहते कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, इसीलिए मेल को पहले मैच्योर करा देते हैं। इसी को कंडीशन को हमने बताया था रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोट्रेंडरस कंडीशन। तो इसमें प्रोट्रेंडरस कंडीशन पाया जाता है, मेल मैच्योर फर्स्ट, और तब तक यहाँ की फीमेल मैच्योर हो जाती है। इसका मेल जाकर के इसके फीमेल को फर्टिलाइज कर देता है, यानी कि जो इसको यहाँ से स्पर्म निकलेगा जाकर के इसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा और इसका स्पर्म इसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। क्योंकि यहाँ भाई दोनों आपस में क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर परिपक्व हुए ही नहीं, मैच्योर नहीं हुए हैं। यानी कि जो मेल मैच्योर फर्स्ट हो जा रहा है, मेल मैच्योर फर्स्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रोट्रेंडरस। क्या? प्रोट्रेंडरस कंडीशन बोला जाता है। कौन सा कंडीशन बोला जाता है? प्रोट्रेंडरस कंडीशन बोला जाता है। ओके। अगर यहीं पर फीमेल मैच्योर, हालांकि फीमेल पहले मैच्योर होती नहीं है, लेकिन अगर फीमेल मैच्योर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं पर कि कहीं आपके मेल और फीमेल दोनों है लेकिन फीमेल पहले मैच्योर हो रही है, तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोगाइनस। अरे भाई गायनी वर्ड ही लिया जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट
स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो गायनी शब्द जो है आपके फीमेल से लिया जाता है, और प्रोटेंड्रस यानी कि आपका एंड्रोसियम से लिया गया है, एंड्रोसियम का मतलब मेल। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस, इसका इसमें और इसका इसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपको मिला मोनोइसियस बाइसेक्सुअल होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है, तो बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे मेंढक वगैरह में होता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में जाइगोट बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे हम लोगों के केस में होता है, स्पर्म जो होता है वो ओवम को फ्यूज करता है, वेजाइना के थ्रू यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज करता है, समझ रहे हैं, बॉडी के अंदर फ्यूज करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये डायरेक्ट एनिमल नहीं बनाएगा, इसमें पाया जाएगा आपका लार्वा स्टेज। कौन सा स्टेज पाया जाएगा, लार्वा स्टेज के थ्रू होगा, और जिसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लार्वा का नाम लिखिए। इसके लार्वा का दो लार्वा पाए जाते हैं, एक होता है पैरेनकाइमूला, पैरेनकाइमूला, ठीक है, और एम्फीब्लास्टुला, ठीक, एम्फीब्लास्टुला। अगर ब्लास्टुला स्टेज में है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, और आपके गैस्टुला स्टेज में है, किसमें, गैस्टुला स्टेज में है। भाई डेवलपमेंट के कई स्टेजेस होते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ओके। तो अगर वो आपके ब्लास्टुला स्टेज में है तो उसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। अगर गैस्टुला स्टेज में है तो उसको बोलते हैं पैरेनकाइमूला। तो दो लार्वे के नाम याद रखिए हमेशा, पैरेनकाइमूला और एम्फीब्लास्टुला। ये किसके लार्वा है, ये पोरीफेरा में पाए जाने वाले लार्वा के नाम होते हैं। जल्दी से नोट करिए। ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन की बात, ठीक। अब कुछ और छूट रहा है, ज़रा हम देख लें। अच्छा, ठीक, एक चीज़ और छूट रहा है आपका कि इसके ऊपर, क्या चीज़, इसके ऊपर जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, बॉडी वॉल पे, कहाँ पर, बॉडी वॉल पर डेड सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, डेड सेल्स स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डेड सेल्स स्केलेटन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल। क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल। और स्पिक्यूल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और मरने के बाद, क्या चीज़, मरने के बाद, इस एनिमल के मरने के बाद यही स्पिक्यूल का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज के रूप में। क्या, बाथ स्पॉन्जेस के रूप में। इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, अपने स्किन को, कहते हैं ना स्पंज से अपने क्या स्किन को धुलते हैं, तो इसी को बोलते हैं बाथ स्पंज बोलते हैं, ओके, बाथ स्पंज बोलते हैं। अब इसके बाद जो है, बाथ स्पंज के बाद आपको अगर हम बताएं डेवलपमेंट के बारे में, टोटीपोटेंट सेल, आर्कियोसाइट सेल। अच्छा, टोटीपोटेंट सेल, ये देखिए इनमें जो होता है हाईली रीजनरेशन पावर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाईली रीजनरेशन पावर, यानी कि अगर ये एनिमल कहीं से कट भी गए तब भी फिर से कटे हुए पार्ट से भी ये फिर से फुल्ली एनिमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फुल्ली एनिमल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन पावर या रीजनरेशन प्रॉपर्टी। ये होती है आर्कियोसाइट सेल के द्वारा। किसमें, आर्कियोसाइट्स सेल के द्वारा। टोटीपोटेंट सेल में भी आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं ये मेन रोल प्ले करती हैं, किसमें, रीजनरेशन पावर में। रीजनरेशन पावर तो सबसे पहले टोटीपोटेंट सेल के द्वारा, टोटीपोटेंट सेल के द्वारा होता है। टोटीपोटेंट सेल में कई सेल्स होती हैं जिसमें आर्कियोसाइट सेल्स मेन होती हैं रीजनरेशन पावर कराने में, ओके। अब देखिए, अब ये तो आपका काम खत्म हो गया इसका, यानी कि पोरीफेरा का। अब पोरीफेरा का जो सबसे मेन पार्ट बचता है एग्जाम्पल याद करना। क्या, फटाफट एग्जाम्पल याद करना। तो एग्जाम्पल अगर हम आपको याद कराएं तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें
सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ल्यूकोसोलोनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलोनिया ये होता है सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। क्या होता है ये? सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज होता है, ल्यूकोसोलोनिया होता है। और इसके बाद आता है स्काइफा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्काइफा या साइकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्काइफा या साइकान बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है क्लेथराइना। क्या चीज़? क्लेथराइना, ठीक है। ल्यूकोसोलोनिया सिंपलेस्ट स्पॉन्ज हो गया, स्काइफा साइकॉन हो गया और क्लेथराइना हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं आपके मेंबर होते हैं, ठीक। वैसे देखिए पोरीफेरा को 3 पार्ट में बांटा गया है। आपके जो आपका पहला वाला टाइप होता है वो होता है आपका कैलकेरिया। क्या होता है? कैलकेरिया हेक्सैक्टिनिलिडा, ठीक, सॉरी इसका थोड़ा सा नाम टफ है, हेक्सैक्टिनिलिडा, ठीक है। जो हेक्सैक्टिनिलिडा होते हैं उसमें जो होते हैं ये एनिलिड्स लाइक होते हैं। क्या होते हैं? ये एनिलिड्स लाइक होते हैं, इसीलिए इसका नाम एनिलिड्स के नाम पे रखा गया है, ओके। और सबसे लास्ट होता है डीमोस्पोंजिया। क्या होता है? डीमोस्पोंजिया होता है। तो अगर हम बात करें हेक्सैक्टिनिलिडा के मेंबर का, तो इसमें आपका आएगा यूप्लेक्टेला। नाम सुना होगा यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला, ठीक है। इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्या बोलते हैं इसको? वीनस फ्लावर बास्केट या बकेट बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं बताते हैं इसको। यूप्लेक्टेला हो गया। यूप्लेक्टेला के बाद इसमें जो होते हैं यूप्लेक्टेला के बाद जो होता है इसमें हाइलोनीमा आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लास रोप स्पंज बोला जाता है, क्योंकि ग्लास पर बड़े आसानी से चढ़ जाता है रस्सी की तरह, तो इसको ग्लास रोप स्पंज हाइलोनीमा बोला जाता है। हाइलोनीमा के बाद जो होता है इसमें आपका आता है प्रोटीरियन। और ये प्रोटीरियन जो होता है ये आपका लार्जेस्ट, क्या चीज़ ये होता है? सॉरी, ये टॉलेस्ट, क्या चीज़? टॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है। क्या होता है ये? टॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है प्रोटीरियन। तो ये होते हैं हेक्सैक्टिनिलिडा के मेंबर होते हैं, ओके। अब इसमें देखिए तीसरे नंबर पर जो डीमोस्पोंजिया के मेंबर आते हैं इसमें होता है क्लाइयोना। वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइयोना। अभी बता रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइयोना। क्लाइयोना को बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं इसको? बोरिंग स्पंज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बोरिंग स्पंज बोलते हैं क्लाइयोना को। अब देखिए क्लाइयोना को बोरिंग स्पंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि होता क्या है, जो पर्ल ओइस्टर होते हैं, क्या होते हैं? पर्ल ओइस्टर, यानी कि मोती देने वाले जो होते हैं, पिंकटेडा वल्गैरिस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिंकटेडा वल्गैरिस से मोती निकाला जाता है। ये क्या कर देते हैं? मोती में जाकर के छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसी में पिंकटेडा वल्गैरिस में जाकर के ये क्या क्लाइयोना जो होता है इसमें छेद कर देता है, जो एनिमल मोती बना रहा है, ठीक। अब जब छेद कर देगा तो मोती बन नहीं पाएगी, इसीलिए इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पर्ल इंडस्ट्री के लिए, हमारे मोती इंडस्ट्री के लिए कौन सा पोरीफेरा सही नहीं है, या कौन से पोरीफेरा क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो ये क्लाइयोना हार्मफुल होता है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? पर्ल इंडस्ट्री के लिए। पर्ल को बनने नहीं देता है क्लाइयोना, ओके। इसीलिए क्लाइयोना को क्या बोलते हैं? बोरिंग स्पंज बोला जाता है। अच्छा, स्पॉन्जिला, क्या चीज़? स्पॉन्जिला, लिखिए स्पॉन्जिला। तो आपके जिले में, यानी कि जिला में फ्रेश वाटर पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, ओके। और इसके अलावा क्या आता है इसमें एग्जांपल? यू स्पॉन्जिया जिसको हम लोग बोलते हैं
बाथ स्पंज। इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्किन को नहाते हैं डेटॉल साबुन लगाने के बाद। तो ये क्या हो गया, यू स्पॉन्जिया जिसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। पर्ल ओयस्टर के लिए कौन हानिकारक होता है, आपका क्लायोना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आता है पोटेरियन। ठीक है, क्या चीज़, पोटेरियन जिसको बोलते हैं नेपच्यून क्लब। क्या बोलते हैं, नेपच्यून कप। प्रोटीरियन नेपच्यून कप बोलते हैं, नेपच्यून का कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेपच्यून का कप बोलते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ल्यूकोसोलोनिया सिंपलेस्ट आपका स्पंज होता है, स्काइफस आइकॉन बोलते हैं, क्लेथेरिया यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट। अब देखिए यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूप्लेक्टेला का जब आपका स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इस पर स्पिक्यूल्स ऐसे ऐसे पाए जाएंगे। ये देखिए स्पिक्यूल्स, ये जब यंग होता है यूप्लेक्टेला तो इसी में श्रिम्स एंट्री कर जाते हैं। श्रिम्स का मतलब होता है छोटे प्रोटोजोआंस जो होते हैं उनको श्रिम्स बोला जाता है। तो इसमें एक मेल श्रिम और एक फीमेल श्रिम एंट्री कर जाता है। तो मेल और फीमेल श्रिम यहीं पर एंट्री कर गए। ठीक, और मेल फीमेल तब तक रहते हैं जब तक इनकी यहाँ पर डेथ नहीं हो जाती है, यानी कि ये हस्बैंड और वाइफ की तरह यहाँ पर इसी घर में रहते हैं। तो होता क्या है कि जापान कंट्री में जिस तरीके से ये श्रिम्स दोनों अंदर एंट्री करके यहीं पर रह करके एक साथ मर गए, तो जापानीज़ क्या होते हैं, जापानीज़ अपने मैरिज में, क्या अपने शादियों में इसी को क्या देते हैं, एज अ बास्केट, यानी कि एक बाल्टी की तरह टोकरी बना करके ये क्या करते हैं, शादी ब्याह में क्या करते हैं, एज अ गिफ्ट देते हैं कि जिस तरीके से ये मेल फीमेल एक साथ रह करके एट लास्ट ब्रीथ तक ये मर गए, उसी तरीके से आप लोगों का भी, कपल्स का भी ये अपना प्यारा सा जोड़ा हमेशा और हमेशा के लिए बना रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। अब आप समझ गए होंगे कि श्रिम्स और यूप्लेक्टेला के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, ये होता है आपका सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। क्या, सहभोजिता होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन होता है इन दोनों में। सिम्बियोटिक का मतलब इसको भी फायदा होता है और इसको भी फायदा होता है। ओके, यूप्लेक्टेला को। अच्छा, हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पंज बता ही दिया। प्रोटीरिया को टालिस्ट स्पर्म होता है, सबसे बड़ा होता है। ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है कौन, प्रोटीरियन होता है। क्लायोना पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होता है। और क्या हमने बताया, पिंक टैडा पर्ल ओयस्टर में, क्योंकि ये छेद छाद कर देता है। स्पॉन्जिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। और यू स्पॉन्जिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक, ल्यूकोसोलोनिया को क्या बोलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। अच्छा, इसमें आने वाले सारे एनिमल्स को स्पंज बोला जाता है, इसीलिए सबके नाम के आगे स्पॉन्जेस लग जा रहा है। अब नोट करके लिखिए कि एक खाने वाला स्पंज होता है, उसको बोलते हैं ऑस्करेला। क्या बोलते हैं, एडिबल स्पंज जिसको खाया जाता है, ऑस्करेला को एडिबल स्पंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्करेला को एडिबल स्पंज बोला जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज भी जो आपका होता है ल्यूकोसोलोनिया ही होता है। ल्यूकोसोलिनिया जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज होता है। क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट के साथ साथ स्मॉलेस्ट स्पंज भी होता है। तो स्मॉलेस्ट स्पंज तो हो गया ल्यूकोसोलिनिया। तो सबसे लार्जेस्ट स्पंज कौन होगा, तो हम आपको बताएं सबसे लार्जेस्ट स्पंज जो होता है स्फियोस्पॉन्जिया जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट स्पॉन्ज होता है। ठीक, और सबसे टॉलेस्ट कौन होता है, प्रोटीरियन होता है। ओके, अब देखिए लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ये बता रहे हैं, नोट करके डबल स्टार करके ये लगाएंगे प्रोटीरोस्पॉन्जिया के बारे में। किसमें, प्रोटीरियोस्पॉन्जिया। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, प्रोटीरियो का मतलब प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिया का मतलब पोरीफेरा। जैसे नहीं लग रहा है, इसमें प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों को क्या है, दोनों के कैरेक्टर हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोटीरियोस्पॉन्जिया। तो प्रोटीरियोस्पॉन्जिया एक ऐसा स्पंज होता है जो कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड
पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है कौन? प्रोटीरोस्पॉन्जिया। प्रोटीरोस्पॉन्जिया इसका ये मतलब हुआ कि प्रोटीरोस्पॉन्जिया में कुछ आपके कैरेक्टर प्रोटोजोआ के भी होंगे और कुछ कैरेक्टर आपके किसके होंगे? पोरीफेरा के भी होंगे, इसीलिए इसका नाम प्रोटीरोस्पॉन्जिया रखा गया। ओके, यानी कि आपको पता है कि प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बना, यानी कि प्रोटोजोआ सारे के सारे प्रोटोजोआ रह गए, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ पोरीफेरा में चेंज हो गए। ठीक, अब देखिए कुछ प्रोटोजोआ जब पोरीफेरा में चेंज हो रहे थे तो कुछ प्रोटोजोआ के अंदर पोरीफेरा का लक्षण तो आया, लेकिन पूरी तरीके से पोरीफेरा में चेंज नहीं हो पाए। तो जो पोरीफेरा में चेंज नहीं हो पाए इसीलिए उनमें बीच में रह गए। अरे भाई ये प्रोटोजोआ है, ये पोरीफेरा है। प्रोटोजोआ जब पोरीफेरा में चेंज हो रहा था, जो चेंज हो गए उनको तो पोरीफेरा बोल दिया गया। जो चेंज नहीं हो पाए उनके अंदर तो कैरेक्टर तो आ गया, लेकिन चेंज नहीं हो पाए, यहाँ पर बीच में रह गए, जिनमें इसके भी कैरेक्टर होते हैं और इसके भी कैरेक्टर होते हैं, उस एनिमल को क्या बोलते हैं? प्रोटीरोस्पॉन्जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीरोस्पॉन्जिया। तो ये एग्जाम्पल और ये पूरा आपका कैरेक्टर था किसका? आपका पोरीफेरा का। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए और इस पर क्वेश्चन लगाइए, अपनी कंटिन्यू एकदम ज़बरदस्त रखिए। ठीक है, ताकि फोड़ के आइए। ओके, थैंक यू।